कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिफ्यूज़ल रीजंस के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इस टाइम मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कनाडा से रिफ्यूज़ल्स है। दे आर सो मच वरिड कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, उनकी फ़ाइल रिफ्यूज़ क्यों हो गई है, उनके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आई एंश्योर यू दैट कि आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि आपका फ़ाइल क्यों रिफ्यूज़ हुआ है और व्हाट कुड बी डन कि आप एम्बेसी से अपना वीज़ा फेच कर सकते। तो अगर आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी में पुट ऑन करना चाहते हैं या आपका एम्बेसी से रिफ्यूज़ल है और आप रीलॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कनाडा के रिफ्यूज़ल रीज़न के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं रिफ्यूज़ल रीज़न 1 को लेके। रिफ्यूज़ल रीज़न नंबर 1 है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स आपने केस प्रोसेसिंग ऑफिसर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। गलत इन्फॉर्मेशन कैसे? या तो आपके एजेंट ने, आपके एडवाइजर्स ने आपके फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन पुट ऑन कर दिया है, उसके अलावा या डेलिबरेटली आपके द्वारा केस प्रोसेसिंग ऑफिसर को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ फैक्ट्स जो हैं हाइड किए गए हैं। वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो यूजली एजेंट्स द्वारा हाइड किए जाते हैं, ये सोच के कि अगर वो ये हाइड कर लेंगे तो उसका जो आउटपुट है पॉजिटिव आएगा। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट रहता है वो रहता है प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स का। तो अगर आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल है कनाडा से या किसी और कंट्री से तो उसको आपके एप्लीकेशंस में बताना बहुत ही मैंडेटरी है। आप किसी भी तरीके से केस प्रोसेसिंग ऑफिसर से ये चीज़ हाइड नहीं कर सकते कि आपका रिफ्यूज़ल है और आपने फॉर्म में नहीं बताया तो उसे नहीं पता लगेगा। सो क्लियरली टेल द एम्बेसी ऑफिसर दैट यू हैड रिफ्यूज़ल्स प्रीवियसली। नंबर 2, फेक एक्सपीरियंस। एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये देखा जाता है जब बच्चे का आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर +2 गैप होता है, उस गैप को एक बहुत ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। क्या किया जाता है, जो कंसल्टेंट होते हैं स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि वो किसी लोकल इंस्टीट्यूशन से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बाय कर लें, जो कि कंप्लीटली नॉन एक्सेप्टेबल है। एम्बेसी ऑफिसर इन फर्स्ट लुक ये पहचान लेता है कि ये एक फेक डॉक्यूमेंट है, राइट। सो इसको भी मिस इन्फॉर्मेशन में काउंट किया जाता है। इसके अलावा फेक फंड्स। अब यू नो दैट फंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर वर्क करना मैंडेटरी रहता है। हमें ये चीज़ क्लियर करनी होती है एम्बेसी ऑफिसर को कि आपके पास इनफ फंड्स हैं अपनी स्टडी और एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास फंड्स नहीं होते तो उनके कंसल्टेंट्स उन्हें मिस गाइड करते हैं कि आप फेक फंड्स मैनेज कर लीजिए। जब बच्चे खुद फेक फंड्स लेके आते हैं, कई बार कंसल्टेंट को भी चीज़ का आइडिया नहीं होता है। अदर देन दैट, ट्रैवल बैन को हाइड किया जाता है, जो कि एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा कोई फ्रॉडुलेंट इनकम सोर्स। अब फ्रॉडुलेंट इनकम सोर्स क्या है? अब हमें आपकी फाइल लॉन्च करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए होती हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता तो वो क्या करते हैं, एक रॉन्ग सोर्स ऑफ अर्निंग डाल के अपनी ITR तैयार करवा लेते हैं। उनके पास बहुत तरीके हैं ये जानने के आपके पास ITR जेन्युइन है कि नहीं है। देन हाइडिंग मैरिटल स्टेटस। अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस हाइड कर रहे हैं वो भी एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं देन यू विल बी अ विक्टिम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिफ्यूजल कॉज। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। नाउ वी विल मूव टू द रिफ्यूजल रीजन नंबर 2, दैट इज पुअर एकेडमिक। आपके एकेडमिक स्कोर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने +2 करा है तो आपके 10th और +2 के स्कोर, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके 10th +2 और ग्रेजुएशन के स्कोर। अब पुअर एकेडमिक्स की वजह से रिफ्यूजल क्यों रहता है? प्योर एकेडमिक्स की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द राइट मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड? अगर आप +2 हैं तो आपके +2 में ओवरऑल मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए और कोर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली बिलो 40 नहीं चाहिए। अगर आपका स्कोर इससे पुअर है देन यू आर हैविंग द पुअर एकेडमिक। अदर देन दैट, आपका जो 10th का स्कोर है उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ग्रेजुएट हैं चाहे +2 हैं, 10th का मैथमेटिक्स का स्कोर बहुत मैटर करता है। अगर आपका 10th मैथमेटिक्स लेस देन 40 है तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ही लो हैं। अदर देन दैट, आपके नंबर ऑफ बैकलॉग्स, इट मीन्स अगर आपकी +2 में सप्ली है तो कितनी बार में क्लियर हुई, अगर आपके ग्रेजुएशन में सप्लीज थी टोटल नंबर ऑफ सप्लीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टेक्स कितने हैं उसके। देन आपकी डिग्री ऑन टाइम डिग्री है या एक्सटेंडेड डिग्री। अगर आपकी डिग्री एक्सटेंडेड है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पुअर एकेडमिक। सो सेकेंड कॉज जो रहता है दैट इज पुअर एकेडमिक।
Now coming to the refusal reason number 3, that is low language proficiency. अब language proficiency को समझिए क्या है। अब कनाडा के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी होती है, जिसके लिए 2 टेस्ट बने हैं, एक है IELTS, सेकंड है PTE। नाउ लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मींस आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम पढ़ने के लिए जिस लेवल की इंग्लिश चाहिए, आपकी लैंग्वेज स्किल्स उस लेवल के नहीं हैं। अगर एम्बेसी ऑफिसर आपके लैंग्वेज स्किल से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो जब एम्बेसी ऑफिसर आपके लैंग्वेज स्किल्स को असेस करता है तो वो आपके IELTS का ओवरऑल स्कोर और इंडिविजुअल स्कोर को कंसीडर करता है। एंड सिर्फ आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी IELTS पे डिपेंड नहीं करता, आपका स्कोर 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में +2 के इंग्लिश सब्जेक्ट में भी कंट्रीब्यूशन डालता है आपके वीजा के सक्सेस या फेलियर के ऊपर। देन वन थिंग मोर, दैट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है देन लाइक ऑटोमेटिकली इट प्रूव्स कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़िया है। अगर आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पंजाबी या हिंदी है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ डाउट इन टू द माइंड ऑफ द एम्बेसी ऑफिसर। देन कुछ प्रोग्राम्स में आपको EAP दिया जाता है। EAP एक ब्रिजिंग प्रोग्राम होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश फॉर द एकेडमिक पर्पस। अब एम्बेसी ऑफिसर ये देखता है कि आप डायरेक्टली किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके लैंग्वेज स्किल्स पुअर हैं, इसलिए आपको एक ब्रिजिंग प्रोग्राम दे दिया जाता है। ब्रिजिंग प्रोग्राम आपके वीज़ा सक्सेस रेट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो कमिंग टू दी नेक्स्ट, दैट इज द गैप इन दी स्टडी। अब 2 तरीके के गैप होते हैं। वन होता है गैप इन बिटवीन दी स्टडीज। इट मीन्स आपने 10th करी 2006 में, +2 करी आपने 2009 में। आइडली गैप जो है 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट योर गैप इज ऑफ 3 years। दैट इज गैप इन बिटवीन दी स्टडीज। सेकेंड, गैप आफ्टर स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल आपने 2018 में +2 करा है, नाउ इट इज 2021, आपने इंडिया में कोई ग्रेजुएशन नहीं करा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, दैट इज गैप आफ्टर स्टडी। एम्बेसी ऑफिसर आपके गैप को बहुत ज्यादा कंसिडरेशन देता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द refusal. Now coming to the next refusal reason, that is आपके पास अपने होम कंट्री वापस आने के लिए कुछ सॉलिड रीजंस नहीं हैं। सो क्या कुछ रीजन बनते हैं आपके रिफ्यूजल के? आपके इंडिया में वीक फैमिली टाइज हैं। फैमिली टाइज मीन्स इन इंडिया आपके ज़्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, यू आर नॉट मैरिड, राइट? नंबर 2, आपके कनाडा में स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे आपके फैमिली टाइज ज़्यादा हैं आप वहीं पे रहना पसंद करेंगे परमानेंटली। अदर देन दैट, पुअर फाइनेंशियल्स। अब आप अपने कंट्री वापस क्यों आएंगे? या तो आपके कंट्री में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, आपके पास बहुत ज़्यादा मूवेबल्स और इमूवेबल एसेट्स हों, इंडिया में आपकी जॉब हो, एक रेगुलर अर्निंग हो, आपकी फैमिली हो। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है देन यू आर कंसिडर्ड कि आपके इंडिया में वीक फैमिली टाइज हैं। सो एम्बेसी ऑफिसर कंसिडर इट टू बी अ नेगेटिव पॉइंट। सो आपको ये प्रूव करना है कि इंडिया में आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं और आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने होम कंट्री में वापस आके यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाएंगे, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोर्स रेलिवेंसी। जो आपका प्रपोज्ड प्रोग्राम है वो कंप्लीटली रेलिवेंट होना चाहिए आपकी प्रीवियस स्टडीज के साथ। एग्जाम्पल, आपने इंडिया में कॉमर्स करा है और आप कनाडा में जाकर नॉन मेडिकल का प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने नॉन मेडिकल का प्रोग्राम चूज करा है देन इट इज कंसीडर्ड टू बी एन इररेलेवेंट प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर द रिफ्यूजल। सो इस चीज का खास ध्यान रखना है, जो आपने प्रोग्राम चूज करा है इट शुड बी रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज। देन रेलिवेंस ऑफ योर प्रोग्राम टू योर एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, वो वर्क एक्सपीरियंस जो है दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी रेलिवेंट टू योर चूजन प्रोग्राम, राइट? सो आपके कोर्स की रेलिवेंसी आपकी पुरानी स्टडी से, आपके पुराने एक्सपीरियंस से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आपके कोर्स की रेलिवेंसी आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ और आपके प्रॉस्पेक्ट्स के साथ भी रेलिवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि डाउन द लाइन आप अपना एक बिजनेस शुरू करें और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आप कनाडा में एक MBA का प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं।
सो डेफिनेटली MBA आपको टीच करेगा दैट हाउ कैन यू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। सो ये चीज़ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बड़े डिटेल में मेंशन करना है कि आपका जो चूजन प्रोग्राम है दैट इज रेलिवेंट टू योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्लान्स। सो ये सारे रीजंस हैं आपके कनाडा स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ होने के। सो इन सब पॉइंट्स को आपने बहुत ही केयरफुली कंसिडर करना है एंड इंश्योर कि आप इन सब के विक्टिम ना बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वी विल कम विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।